नमस्कार सभी को। नमस्कार दोस्तों, मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी वाली कट रही होगी। और जाहिर सी बात है, अगर ज़िंदगी अच्छी नहीं भी कट रही होगी तो हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे और अपनी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी को, हम सभी की ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएंगे। मिशन 2025 को ध्यान में रखते हुए इस 2025 में जितने भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, वनडे एग्जाम्स, उसके लिए ये जीएस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कोई भी एसएससी लेवल का कोई एग्जाम हो, वनडे लेवल का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, रेलवे जैसे एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए ये क्लास, ये जीएस की क्लास आपकी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 3 है। आज का टॉपिक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीकी महाद्वीप। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, संभावित प्रश्न भी रहेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का समावेशन करते हुए ये आपकी क्लास आपके सामने आ रही है। ज्योग्राफी की मतलब जो क्लास है, ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन, ये क्लास आप सभी के यहाँ पर है। आशा है उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया भी होंगे। और आज देखते हैं कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप मतलब पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी टीचर से, किसी भी ऐप से, ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब, कहीं भी, आपने अफ्रीका कितना रेडी किया है और ज्योग्राफी आपको किस लेवल तक आती है। और हम अफ्रीका ऐसे ही नहीं करेंगे, हम ज्योग्राफी को टारगेट ऐसे ही नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले 2 क्लास ले रखी होंगी उन्हें इस बात का एहसास होगा ज्योग्राफी में कि मैं मैप के साथ आपको कराता हूं। मैप ज्योग्राफी की जान है, शान है, आन बान शान है, जिंदगी है। अगर आप ज्योग्राफी विदाउट मैप पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आपके साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए ज्योग्राफी और भूगोल को पढ़ते वक्त आपको मैप आपके सामने अवश्य होना चाहिए। और ज्योग्राफी पढ़ने की अलग ट्रिक है, यानी अलग इसका हिसाब किताब है। सब सब्जेक्ट से अलग ज्योग्राफी की अप्रोच होती है, उसी अप्रोच को यहाँ पे लेंगे। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। आशा है उम्मीद है आज का ये सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपके जीवन में नए विचारों की उत्पत्ति करेगा। डेफिनेटली नंबर तो खैर आपके बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। और देखते हैं आखिरी में जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके उसमें से कितने ठीक हुए हैं। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अफ्रीका देश कौन सा है? विच अफ्रीकन कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? नाइजीरिया सबसे बड़ा है, अल्जीरिया सबसे बड़ा है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा है, इजिप्ट, मिस्र सबसे बड़ा है। देखो, ये तो या तो आपको फैक्ट ही याद कर लिया हो आपने कि भाई ये देश सबसे बड़ा है, हमें ये याद है, या फिर आपने मैप देखा हो। तो कई बार आपने अगर मैप देखा होता है तो मैप देखने से याद आ जाता है। जैसे देखो, ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने अफ्रीका का है। ये जो आपको देश दिखाई, ये जो मैप दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका का है। सबसे नीचे साउथ अफ्रीका का देश है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार इसमें। ये जो आपका देश है ये साउथ अफ्रीका है। और ऑप्शन में क्या है? इजिप्ट। ये आपका इजिप्ट है। और कौन सा ऑप्शन में है? नाइजीरिया में। ये जो दिखाई दे रहा है ये नाइजीरिया है। और ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये आपका अल्जीरिया है। तो आप मैप को देखकर ही पता लगा लोगे कि इन चारों में भी जो सबसे बड़ा साइज दिखाई दे रहा है वो इस देश का दिखाई दे रहा है, अल्जीरिया का। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अल्जीरिया देश सबसे बड़ा देश है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अब इसको मैप में थोड़ा जूम करके आप देखो। जब जूम करके देखोगे तो और अच्छे से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया देश है और ये अल्जीरिया की यहाँ कैपिटल राजधानी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स है, यानी अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। ठीक है, तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर। अब बाकी के जो 4 ऑप्शन है इनकी भी कैपिटल राजधानी आपको पता होनी चाहिए। जैसे नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है। अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। अबूजा याद करना, अंबुजा नहीं, अंबुजा तो सीमेंट है। ठीक है, हाँ, अंबुजा तो सीमेंट हो जाएगा भैया। साउथ अफ्रीका, अब साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। याद रखना, साउथ अफ्रीका ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, 3 कैपिटल्स हैं। एक पूरे संसार में, दुनिया में एकमात्र ऐसा देश जिसकी 3 राजधानियां हैं। पहली राजधानी है इसकी प्रिटोरिया।
दूसरी राजधानी है इसकी केप टाउन, इस शहर का नाम सुना होगा केप टाउन का। और तीसरी राजधानी है इसकी ब्लोम फोंटेन। तीन राजधानी है साउथ अफ्रीका की। इन तीन में भी मुख्य कौन सी है, मेन कौन सी है, ये मैं आगे बताऊंगा। जब तक वो आगे क्वेश्चन आ रहा है या आगे मैं बताऊंगा इन तीन में भी मेन कैपिटल मुख्य राजधानी कौन सी है, तब तक आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। जब तक हम इस क्वेश्चन पे मतलब पहुंच रहे हैं ईमानदारी से कि मुख्य राजधानी इन तीनों में से साउथ अफ्रीका की कौन सी है। और मिस्र, इजिप्ट की जो कैपिटल है, मिस्र की जो राजधानी है वो है कायरो। ठीक है, कायरो इज द कैपिटल ऑफ द इजिप्ट, यानी मिस्र की राजधानी है कायरो। इस प्रकार से चारों राजधानी आपको पता होना चाहिए और मैप में आपको मैंने चारों देशों की लोकेशन दिखाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सवाल नंबर 2, केन्या की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केन्या? यानी केन्या अफ्रीका का बहुत फेमस देश है, आपने सुना भी होगा। एक सॉन्ग सुना होगा आपने, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो वो पीछे पीछे कहीं नहीं गई थी, वो पीछे पीछे केन्या ही गई थी। यानी उस सॉन्ग में जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, वो हीरो के पीछे यानी एक्टर के पीछे कहाँ गई थी? इंडिया से केन्या गई थी। तो केन्या की राजधानी नैरोबी है, आदिस अबाबा है, कंपाला है या फिर दोदोमा है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ द केन्या, यानी केन्या की राजधानी है आपकी नैरोबी। मैप में जरा इसको देखो केन्या को भैया, ये देखो, ये रही केन्या, ये केन्या नामक देश है और केन्या का ये रहा शहर नैरोबी। तो केन्या की राजधानी आपकी हो गई नैरोबी। बाकी के जो 3 देश हैं, जैसे ये शहर आदिस अबाबा, आदिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। कंपाला, कंपाला युगांडा नामक देश की राजधानी है, युगांडा। दोदोमा, दोदोमा तंजानिया नामक देश की राजधानी, तंजानिया। ठीक है, अब इन सभी को एक बार मैप पे आप अच्छे से जरा एक बार देख लो। देखो ये कौन सा देश है? इथोपिया। ठीक है, ये कौन सा देश है? युगांडा। ये कौन सा देश है? केन्या। और ये कौन सा देश है? तंजानिया। ठीक है, लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, लोकेशन आपको याद रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन आइडिया से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये सारे मतलब देश हैं जिसकी ये राजधानी है। और आदिस अबाबा तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिस अबाबा से एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आदिस अबाबा में एक हेडक्वार्टर है, एक मुख्यालय है। किसका हेडक्वार्टर, किसका मुख्यालय है? तो आदिस अबाबा हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का, अफ्रीकन यूनियन बोले तो अफ्रीकी संघ का। तो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय आपको आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी में है। सभी अफ्रीकी देशों ने मिलके एक, लगभग सभी देशों ने मिलके एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था, एक संगठन बनाया इंटरनेशनल लेवल पे। अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ, जिसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में स्थित है। और आदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया नामक देश की राजधानी है। सवाल नंबर 3 देखो, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन अफ्रीका? नाइल, कॉन्गो, नाइजर या जाम्बेजी? अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में जो आती है वो नाइल या फिर नील नदी आती है। ठीक है, और ये मैं बोलूंगा ये अफ्रीका की नहीं, ये वर्ल्ड यानी कि ये पूरे संसार की भी सबसे लंबी नदी है। वर्ल्ड, ये पूरे संसार की भी सबसे लॉन्गेस्ट, कहने का मतलब ये है कि सबसे लंबी नदी है। तो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इवन इन अफ्रीका। ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। लगभग जो नील नदी की लंबाई है, अगर हम लेंथ की बात करें तो 6650 किलोमीटर है। नदियों की लंबाई हमेशा किलोमीटर में ही मापी जाती है। तो नील जो नदी है इसकी लंबाई, इसकी लेंथ जो है वो 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर है। इसी नील नदी को आप जरा मैप पे देखो, जब मैप पे देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। देखो ये अफ्रीका के मैप में हमने नील नदी का मैप अलग से ले लिया, आप इस मैप को जरा ध्यान से देखना। हाँ देखो, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है
ये लेक विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया झील है। ये कौन सी झील है? ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है वाइट नाइल, मतलब सफेद नील, श्वेत नील। और यहाँ पर आकर एक नदी और मिल जाती है, नीली नील। तो ये हो गई ब्लू नाइल, ये हो गई वाइट नाइल। दोनों यहाँ पर आके किसी शहर पे मिल जाती हैं जो खार्तूम के नाम से जाना जाता है, सूडान देश की राजधानी है। और यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है नाइल रिवर, मतलब कि नील नदी। और ये नील नदी इजिप्ट, मिस्र में होते हुए अंत में मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में जाकर अपना पानी छोड़ देती है। यानी नील नदी का मुहाना आउटफ्लो क्या है? भूमध्य सागर है। इसको आप जरा अच्छे से देखो, इस पॉइंट को देखो। ये नील नदी जहां आकर अपना पानी छोड़ रही है, ये जो नाइल रिवर है, ये पानी जहां छोड़ रही है, इसे मेडिटेरेनियन सी, इसे भूमध्य सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भूमध्य सागर कहा जाता है, या इसको हम भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। ठीक है, जहां नील नदी अंत में जाकर पानी छोड़ती है। तो अगर यही डायग्राम आपको अपने हाथों से नील नदी का बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो देखो ऐसे बनाओगे, हैं, ध्यान देना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी जिंदगी भर काम आएगा। ये पानी भरा हुआ है, नीला कर दूं थोड़ा, थोड़ा नीला कर लेते हैं भैया। ये पानी भरा हुआ है, यानी ये एक प्रकार की झील है। इस झील का नाम है लेक विक्टोरिया। इसे विक्टोरिया झील कहते हैं। ठीक है, इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है वाइट नाइल, सफेद या श्वेत नील। आप मतलब जैसे वाइट शब्द का मतलब हो गया श्वेत, और नाइल को हिंदी में बोलेंगे नील, तो नाम हो गया सफेद नील या फिर श्वेत नील। तो यहां से ये श्वेत नील निकलती है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से। फिर यहां एक झील और है, ये पूरी पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा जो हाथों से बना रहा हूं, ये पूरे क्वेश्चंस की आंसर की। जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर तो उसे अवश्य आप ज्वाइन कर लें। तो ये है आपकी लेक टाना, अफ्रीका में ही एक टाना झील है। कौन सी झील है? टाना झील। और टाना झील से एक नदी निकलती है जो यहां जाकर मिल जाती है। जैसे ये वाइट नाइल है और ये नीली नील है, तो यहां जाकर एक नदी मिल जाती है। ठीक है, यहां जाकर एक नदी मिल जाती है। किस? ये दोनों, तो ये जो नदी निकल रही है ना, इस नदी का नाम है ब्लू नाइल। ब्लू नाइल बोले तो हिंदी में नीली नील, इसे कहते हैं ब्लू नाइल, नीली नील। और ब्लू और व्हाइट नाइल जिस शहर में आकर ये मिलते हैं, इस शहर का नाम है खार्तूम। क्या नाम है जी शहर का? शहर का नाम है खार्तूम, ध्यान से समझिएगा। और खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान। सूडान देश की राजधानी खार्तूम है। अफ्रीका का एक देश है सूडान, वहां की राजधानी खार्तूम है, जो मैंने अभी आपको मैप में मतलब दिखाया था। और यहां से इस नदी का नाम नाइल हो जाता है। यहीं से ही जहां पर ब्लू और व्हाइट नाइल मिल जाते हैं, यहां से इस नदी का नाम नाइल रिवर या फिर नील नदी हो जाता है। और लास्ट में यानी कि एंड में जाकर ये जो नाइल रिवर है यानी नील नदी, ये अपना पानी छोड़ देती है मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में। तो यहां आकर ये नील नदी अपना पानी छोड़ देती है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में। ठीक है, इसी नील नदी के किनारे इजिप्ट की राजधानी कायरो भी बसी हुई है। कैपिटल ऑफ इजिप्ट यानी इजिप्ट की राजधानी कायरो भी बसी हुई है, मिस्र की राजधानी कायरो।
ये डायग्राम अगर आपने नाइल रिवर नील नदी का याद कर लिया तो आप समझ लो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है। और नील विश्व की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, नाइल रिवर या फिर नील नदी, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नाइल या फिर नील नदी। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको आप देख लो। तो एक बार मैं आपको वो डायग्राम भी दिखा देता हूं जिसमें मैंने सिंगल ही आपको बनाया है। आप ध्यान से देखो जी इस डायग्राम को, देखिए जी, ये लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकल रही है, यहां से आके ये ब्लू नाइल सूडान की राजधानी खार्तूम पे मिल रही है और यहां से इसका नाम नाइल या नील हो जा रहा है। यही नील नदी के किनारे इजिप्ट की राजधानी कायरो है और आखिरी में ये नील नदी मेडिटेरेनियन से भूमध्य सागर में जाके पानी छोड़ दे रहे। ठीक है, चलिए, तो नील नदी के बारे में जो कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको सारा लिखा दिया, बस एक पॉइंट आप यहां पे और लिख लो कि नाइल रिवर, नील नदी को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द इजिप्ट, इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ द इजिप्ट, इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान इसलिए है क्योंकि अगर मिस्र में ये नदी नहीं होती तो मिस्र मिस्र ना होकर एक रेगिस्तान होता, एक डेजर्ट होता और मिस्र में बहुत कुछ नहीं हो पाता। इसलिए हम इसे गिफ्ट ऑफ द इजिप्ट, हम इसे मिस्र का वरदान कह देते हैं। तो मिस्र का वरदान है आपकी नाइल रिवर, कहने का मतलब नील नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखो, उत्तर अफ्रीका में प्रमुख धर्म कौन सा है? व्हाट इज द डोमिनेंट रिलीजन इन नॉर्थ अफ्रीका? क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदुज्म यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म। तो देखो उत्तर अफ्रीका का मतलब वो नॉर्थ अफ्रीका के मैप को जरा आप ध्यान से देखो, वो यहाँ नॉर्थ अफ्रीका में आपसे पूछ रहा है कि नॉर्थ अफ्रीका के ये जो देश है इसमें मुख्यतः रिलीजन कौन सा काम करता है, कौन सा धर्म है। जैसे आपका अल्जीरिया, मोरक्को, तुनिशिया, लिबिया, इजिप्ट, इन देशों के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। और इन देशों में मुख्यतः जो रिलीजन है वो इस्लाम है, यानी कि मुस्लिम्स पॉपुलेशन या मुसलमान यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नॉर्थ अफ्रीका का मतलब वो किन किन देशों की बात कर रहा था? नॉर्थ अफ्रीका का अगर हम मैप देखें तो अल्जीरिया नामक देश है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे लिबिया देश है जो बहुत फेमस देश है, ये तेल के लिए मशहूर है, यहाँ पे तेल के भंडार बहुत पाए जाते हैं। फिर आपका इजिप्ट है यानी कि मिस्र है, ठीक है, जो अपनी सभ्यता के लिए मशहूर रहा है। फिर एक देश मोरक्को है, ये भी मुस्लिम देश है। मोरक्को से इब्न बतूता आया था, हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, यहीं से नूरा फतेही भी है। ठीक है, तो एक देश आपने और मैंने दिखाया आपको, तुनिशिया है। तुनिशिया भी एक छोटा सा देश है जो नॉर्थ अफ्रीका में है। तो नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी पाई जाती है वो आपकी इस्लाम है, यानी कि मुसलमान आपको अधिक मात्रा में दिखाई दे जाएंगे नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते। कौन सा अफ्रीका देश पहले आबिसिनिया के नाम से जाना जाता था? विच अफ्रीकन कंट्री वॉज फॉर्मरली नोन एज दी आबिसिनिया, यानी इसमें से किस देश को हम पहले आबिसिनिया कहते थे? तो हम बोल सकते, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि किस देश का नाम पुराने समय में आबिसिनिया था, यानी इनमें से किस देश का ओल्ड नेम आबिसिनिया था, ये आपसे सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। तो आबिसिनिया इनमें से किसका नाम था? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए हल्का सा, तो देखो आबिसिनिया इथोपिया का नाम था। तो इथोपिया का ओल्ड नेम, पुराना नाम था आबिसिनिया। इथोपिया की राजधानी मैंने आपको अभी लिखाई थी आदिस अबाबा। नाइजीरिया की राजधानी लिखाई थी अबूजा। और इजिप्ट की अभी बताई थी जो नील नदी के किनारे बसी हुई है, कायरो। ध्यान से देखो, ये आपके सामने है इथोपिया नामक देश, और इथोपिया का पुराना नाम था आबिसिनिया। आबिसिनिया यहाँ का पुराना नाम रहा है। ठीक है, तो यहाँ का पुराना नाम, ओल्ड नेम था इसका कौन? आबिसिनिया। ठीक है,
अच्छा, घाना, घाना की कैपिटल रही है अकरा, यानी घाना की राजधानी है अकरा। अकरा इज द कैपिटल ऑफ द घाना। अच्छा, इसी आबिसीनिया से, यानी कि इथोपिया नामक ये जो देश है, इसी आबिसीनिया से एक स्लेव आया था, एक गुलाम आया था। ऐसी, अब हम इसको हिस्ट्री के साथ जोड़ते हैं। एक स्लेव आया था, एक गुलाम आया था। गुलाम का नाम था जमालुद्दीन याकूत। आप सिर्फ याकूत भी याद कर सकते हो। गुलाम का नाम था जमालुद्दीन याकूत। और याकूत किसका था गुलाम? तो याकूत वॉज द स्लेव ऑफ रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के गुलाम का नाम था याकूत। इसलिए आपने वो सॉन्ग सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई है। और इस गुलाम के साथ, जमालुद्दीन याकूत के साथ रजिया सुल्तान के प्रेम संबंध भी पाए गए। इतिहासकारों ने लिखा है कि ये इसका प्रेमी था। तो हम बोल सकते हैं कि याकूत एक नीग्रोइड रेस या प्रजाति का था, मतलब जिन्हें लोकल भाषा में हफ्सी कहते हैं। ठीक है, तो ये काला था बहुत। ठीक है, तो ये नीग्रोइड रेस का था जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो आबिसीनिया से आया था ये। ठीक है, ऐसे आप इसे ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ भी याद कर सकते हैं। मोजाम्बिक की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मोजाम्बिक? इंग्लिश, अंग्रेजी है, पुर्तगाली, पोर्टुगीज है, फ्रेंच, फ्रांसीसी है, स्वाहिली मतलब भाषा है। कई बच्चों ने तो मोजाम्बिक नामक ये जो देश है ये भी पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। मोजाम्बिक नामक ये जो आपका देश है, आप इसे ध्यान से देखो। ये अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका के मैप में ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका मोजाम्बिक। ये साइड साइड में किनारे किनारे वाला जो देश दिखाई दे रहा है ये है आपका मोजाम्बिक। देख रहे हो, ये लिखा है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक अगर आप देखेंगे तो मोजाम्बिक देश की आप स्पेलिंग देखो, ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी स्पेलिंग में, जिसके नाम में पांचों वॉवेल्स भी आ जाते हैं। देखो, पांचों वॉवेल्स भी आ जाते हैं। ए ई आई ओ यू, आप देख सकते हैं 5 ही तो वॉवेल है। अरे यार, ए ई आई ओ यू, पांचों वॉवेल्स मतलब आ जाते हैं। आप देख लो उसकी स्पेलिंग में ओ भी है, ए भी है, आई भी है, यू भी है, ई भी है। मोजाम्बिक। ठीक है, और मोजाम्बिक की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है पुर्तगाली यानी कि पोर्टुगीज। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन रहा है। मोजाम्बिक जो देश है, इस देश की कैपिटल, राजधानी लिख लीजिए, अफ्रीका में जो पाया जाता है मापूतो। मापूतो इज द कैपिटल ऑफ द मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की राजधानी है मापूतो। ठीक है, एक बार इसकी लोकेशन आप जरा अवश्य देख लो। ये है मोजाम्बिक नामक देश और ये है इसकी पूरी की पूरी राजधानी। देखो बिल्कुल आखिरी में ये बनी हुई है मापूतो। ठीक है, और मोजाम्बिक के बिल्कुल बगल में इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में आइलैंड है मेडागास्कर। और मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है ये। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7। कौन सा अफ्रीकी देश अपनी प्राचीन पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच अफ्रीकन कंट्री इज फेमस फॉर इट्स एंशियंट पिरामिड्स? पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? प्राचीन पिरामिडों के लिए कौन सा देश मशहूर है? सूडान, इजिप्ट, नाइजीरिया या इथोपिया? तो ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, इजिप्ट या मिस्र। मिस्र जो है, इजिप्ट जो है वो पिरामिडों के लिए मशहूर है। यहाँ पे पाए जाते हैं पिरामिड्स। वो ट्रायंगुलर शेप में आपने पिरामिड्स को देखा होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। गीजा के पिरामिड जो है, गीजा का जो पिरामिड है बहुत फेमस। ये देखो इस प्रकार से आपको पिरामिड दिखाई देते हैं। ये रहा आपके सामने पिरामिड का चित्र है। और सबसे फेमस जो पिरामिड है, जो मशहूर पिरामिड है, वो है गीजा। गीजा का पिरामिड जो इजिप्ट में पाया जाता है बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। पिरामिड होते क्या है तो ये आप जरा समझिएगा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। पिरामिड कुछ और नहीं होता। पिरामिड एक प्रकार का टॉम्ब है, यानी एक प्रकार का मकबरा होता है जहाँ कुछ दफन रहता है। और वो भी कैसा मकबरा होता है? रॉयल फैमिलीज का, यानी इजिप्ट में जो राजा महाराजा जो रहे होंगे, उनके परिवार के लोग, जो रानी वगैरह रही होंगे, राजकुमारी,
शाही परिवार के जो लोग मतलब होते हैं, शाही परिवार के लोगों का कब्र होती है यहाँ पे, उन्हें अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाता है। कुछ केमिकल वगैरह, एक कपड़ा होता है, कपड़े में एक हम केमिकल लेप लगाते हैं और उस लेप में उन जो उनकी डेड बॉडी होती है उनको रैप करके यानी लपेट के रखा जाता है ताकि लंबे समय तक वो खराब ना हो। तो उन्हीं रॉयल फैमिलीज यानी किंग और क्वीन यानी कि राजा और रानी से संबंधित जो भी उनके परिवार से लोग होंगे, उनकी डेड बॉडी जहाँ पर रखी जाती हैं, उनके मृत शरीर जहाँ रखे जाते हैं, उसी को ही इजिप्ट में पिरामिड कहा गया है। ठीक है। और सबसे फेमस पिरामिड कौन सा है अगर हम बात करें तो पॉपुलर मशहूर पिरामिड इजिप्ट का गीजा पिरामिड है। जो गीजा का जो मतलब पिरामिड है वो सबसे मशहूर पिरामिडों में आता है। ठीक है। इजिप्ट में पाया जाता है गीजा का ये पिरामिड। तो इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन का भाग रहा है पिरामिड्स। एक बार फिर से देख लो, मम्मीज मूवी या फिर मम्मी रिटर्न मूवी आपने देखी होगी, वहां पर ये पाया होगा। यानी इनके अंदर जो बॉडीज रखी जाती हैं, डेड बॉडीज जो प्रिजर्व करके, उन्हें मम्मीज कहा जाता है। ठीक है, मम्मी कहते हैं उसको। ठीक है। अरे ये इंडिया वाली मम्मी नहीं जो हमारी और आपकी मम्मी या माँ है, वो नहीं, ये वहां पे मम्मीज का मतलब हो गया डेड बॉडी, आप याद रखना। तो ये जो शाही परिवार की जो डेड बॉडी है इसी को कहा जाता है ममीज। ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जी मैंने आपको, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित कुछ भी आपसे पूछ ले तुरंत आंसर आना चाहिए। और इजिप्ट की कैपिटल राजधानी में आपको पहले ही बता चुका था, कायरो। सूडान की भी राजधानी ऑलरेडी अभी मैंने बता रखी है इस क्लास में, खार्तूम, जहां पर ब्लू और वाइट नाइल मिलती हैं। बाकी नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है, ये भी मैं आपको मतलब बता रखा हूं कि अबूजा इज द कैपिटल ऑफ द नाइजीरिया। और इथोपिया की कैपिटल, इथोपिया की राजधानी है आपकी आदिस अबाबा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी मुद्रा प्रयोग की जाती है? व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में कौन सी मुद्रा है? यानी कि रैंड है, नायरा है, यूरो है या फिर शिलिंग है? तो साउथ अफ्रीका, देखो एक तो मैंने आपको ये बताया कि साउथ अफ्रीका ऐसा देश है विच हैज 3 कैपिटल, जिसकी 3 राजधानियां। प्लस साउथ अफ्रीका ऐसा भी मतलब देश है जिसकी मुद्रा सबसे थोड़ी अलग है, इसकी मुद्रा का नाम है रैंड। रैंड नामक मुद्रा यहाँ पर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है जी यहाँ पे साउथ अफ्रीका नामक मुद्रा, साउथ अफ्रीका में रैंड नामक मुद्रा चलती है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका का देखो मैप अलग से देखो, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका सबसे नीचे वाला देश है, सबसे नीचे पड़ता है ये। और साउथ अफ्रीका का मैप अगर हम अलग से निकालें तो इसके मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा जो मैप है ये साउथ अफ्रीका का मैप है, आप इसे देख सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका का मैप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और साउथ अफ्रीका के मैप में सबसे पहले जो राजधानी है प्रिटोरिया, फिर आप देखो मैंने एक नाम लिखाया था ब्लॉमफॉन्टेन, और एक नाम आप देख सकते हो यहाँ केप टाउन। ये यहाँ की 3 कैपिटल, 3 राजधानी है। और इन तीनों में भी जो मुख्य राजधानी है वो प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया यहाँ की मुख्य राजधानी है क्योंकि प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी का मतलब होता है जहाँ उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठते हों, जहाँ उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जहाँ सेटिंग करते हैं, जहाँ बैठते हैं, ऐसे देशों की राजधानी को हम कहते हैं मेन कैपिटल। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ब्लॉमफॉन्टेन में इनका सुप्रीम कोर्ट है तो ये इनकी जुडिशियल कैपिटल होगी, न्यायपालिका की राजधानी होगी। केप टाउन में इनका पार्लियामेंट है, संसद है, तो ये इनकी विधायकी राजधानी होगी यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शहर है जोहानसबर्ग, जो ये गोल्ड माइन यानी सोने की खानों के लिए मशहूर है। एक शहर है किम्बरले, ये डायमंड माइंस यानी सोने की खान, हीरे की खान के लिए मशहूर है। साउथ अफ्रीका से एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की अगर हम कैपिटल्स की बात करें, राजधानियों की बात करें, तो प्रिटोरिया मेन कैपिटल है, मुख्य राजधानी है। ब्लॉमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है, न्यायिक राजधानी है, यहाँ इनका सुप्रीम कोर्ट है। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ये इनकी विधायकी राजधानी है।
ये लेजिस्लेटिव है, विधायिकी मतलब यहाँ इनका पार्लियामेंट, संसद बैठती है। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके गोल्ड माइंस, साउथ अफ्रीका में सोने की खानें पाई जाती हैं। कौन सा शहर है? तो वो जोहानसबर्ग शहर है। यानी जोहानसबर्ग जो शहर है, यहाँ पे गोल्ड माइंस, सोने की खानें हैं। और डायमंड माइंस, हीरे की खान कहाँ पाई जाती हैं? साउथ अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें किम्बरले में पाई जाती हैं। किम्बरले नामक जो शहर है, यहाँ पर आपकी डायमंड माइंस यानी कि हीरे की खानें पाई जाती हैं, जो पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक बार मैप में आप फिर से देख लो। प्रिटोरिया मेन कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, लेजिस्लेटिव यानी इनका पार्लियामेंट और विधायी की राजधानी, किम्बरले हीरे की खानें, जोहानसबर्ग आपकी सोने की खान है। जोहानसबर्ग तो आपने वैसे भी सुना होगा, यहाँ पे क्रिकेट बहुत बड़ी मात्रा में खेला जाता है। साउथ अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में कालाहारी नामक रेगिस्तान भी है, डेजर्ट भी है, जो ये भी बहुत फेमस है। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज नदी है, जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगली कैबिनेट, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका से नहीं गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइंस डज नॉट पास थ्रू अफ्रीका? कौन सी रेखा इनमें से अफ्रीका से नहीं निकलती है? ये आप सोच कर जरा, जब तक आंसर दो मैं जरा सेल चेंज कर लेता हूँ एक बार। सेल डाउन हो रहे हैं, बार बार बीप कर रहा है ये। जल्दी आप इसका आंसर बताओ जरा लिख के कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, इसका आंसर आपने बताया। तो मुझे इतना पता है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी जो महाद्वीप है, उससे ये तीनों रेखा गुजरती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भी यहां से निकलती है, यहां से होते हुए गुजरती है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। विषुवत रेखा इक्वेटर भी यहां से गुजरती है, इक्वेटर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा भी यहां से गुजरती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का है सही जवाब। यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी और हैशटैग डी, डी बोले तो GS बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, इसे हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, इसे हम 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। और यही आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा है। ये रेखा अफ्रीका से नहीं निकलती है, बाकी तीनों इंपॉर्टेंट वो लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं निकलती हैं। ये देखो इस वर्ल्ड के मैप में आप जरा मानचित्र में इसको अच्छे से आप देखो, ये अफ्रीका आपके बीचों बीच दे रखा है, और बीचों बीच ये जो लाइन लेकर रही है ये इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा है। तो हम देख सकते हैं कि इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा अफ्रीका से गुजरती है। अफ्रीका से ठीक ऊपर की तरफ यहाँ लगभग ये रेखा गुजरती है, और इस रेखा को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा भी गुजरती है। और लगभग लगभग ये जो मतलब रेखा है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा यहाँ से नहीं निकल रही है, मकर रेखा यहाँ से नहीं निकलती है, सॉरी यहाँ से निकल रही है। तो आप देख सकते हैं तीनों रेखाएं अफ्रीका के बीचों बीच से निकल रही हैं। ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तीनों रेखाएं, लेकिन 180 डिग्री यानी अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा नहीं गुजरती। क्यों नहीं गुजरती? अंतर्राष्ट्रीय जो तारीख रेखा है वो लगभग यहाँ पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर से निकलती है। इसी को हम कहते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर रेखा,
जिसे इंटरनेशनल डेटलाइन, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा भी कहा जाता है। तो कहाँ अफ्रीका हो गया और कहाँ इंटरनेशनल डेटलाइन हो गई। लगभग 15 से 20 हजार किलोमीटर का अंतर होगा ये, अगर हम वर्ल्ड के मैप में इसे महसूस करेंगे और वास्तविकता में देखेंगे तो। ठीक है, तो अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके अलावा अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के अलावा कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हों। ठीक है, सवाल नंबर 10, कौन सी अफ्रीकी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विच अफ्रीकन रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। बताओ इनमें से कौन सी नदी ऐसी है। आप मतलब एग्जाम में ये भी लिखा आ सकता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो अफ्रीका में या विश्व में इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये भी लिखा आ सकता है। ठीक, कौन सी नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ओनली रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच कट्स इक्वेटर ट्वाइस, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को 2 बार काटती है। तो आंसर होगा जायरे रिवर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा जायरे नदी। और जायरे नदी का एक और नाम है कॉन्गो। हम ये बोल सकते हैं कि आज के समय में इसे कहते हैं कॉन्गो रिवर, और पुराना नाम, ओल्ड नेम था इसका जायरे रिवर यानी कि जायरे नदी। ठीक है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मैप देखो जरा अच्छे से, इस मैप में आप और अच्छे से महसूस कर लोगे। ठीक है, ये अफ्रीका का पूरा रिवर वाला मैप मैं लेके आया हूँ, आप इसे देख सकते हैं। और इस मैप में आप देखो, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है, और ये भूमध्य रेखा में ये जायरे नदी या कॉन्गो नदी बह रही है। ये जायरे नदी या कॉन्गो नदी बह रही है, आप साफ साफ देख सकते हैं। और कॉन्गो नदी 2 बार इक्वेटर को काटती है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, कॉन्गो या जायरे नदी। इस मैप को जरा जूम कर लो, अब आप जरा आराम से देखो ये कौन सी रिवर है। ये कॉन्गो रिवर है जो ऐसे करके मतलब बह रही है, और ये भूमध्य रेखा को इक्वेटर को 2 बार काटती है। एक बार यहाँ काटती है और एक बार यहाँ काटती है। आप इसे देख सकते हैं, कॉन्गो रिवर। ठीक है, कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और जायरे कॉन्गो एक ऐसी मतलब नदी है कि कॉन्गो नदी के क्षेत्र में, एरिया में एक ग्रासलैंड मतलब एक घास की भूमि पाई जाती है। कौन सी घास की भूमि पाई जाती है? तो सवाना पाई जाती है। सवाना नामक घास की भूमि पाई जाती है। सवाना ग्रासलैंड इज फाउंड इन द एरिया ऑफ द जायरे और कॉन्गो रिवर। कॉन्गो नदी के क्षेत्र में घास की भूमि है जिसे हम कहते हैं सवाना। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में सवाना नामक घास की भूमि पाई जाती है। घास की भूमि बोले तो बहुत बड़ा फॉरेस्ट का रीजन या फिर जंगलों का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 11। निम्न में से कौन सी अफ्रीकी झील से विषुवत रेखा गुजरती है? द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन लेक्स। कौन सी अफ्रीकी झील से भूमध्य रेखा निकलती है, मतलब उसे काटते हुए? लेक टाना, नेवाशा, लेक विक्टोरिया या फिर चाड नदी। तो विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। लेक विक्टोरिया भी याद करो, जहां से नाइल रिवर, व्हाइट नाइल निकल रही थी, यानी कि श्वेत नील निकल रही थी। ये देखो, ये रही लेक विक्टोरिया, और विक्टोरिया झील से होते हुए निकलती है इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, ये रही आपके सामने लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया नामक झील। ठीक है, ये देखो, ये रही। और इसे अच्छे से अगर आप देखोगे तो अफ्रीका के मैप में आप देखो, ये रही लेक विक्टोरिया, और विक्टोरिया नामक झील से बिल्कुल निकलती है इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा। लेक विक्टोरिया की खास बात यह है कि ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। एक तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, प्लस दूसरी बात यह है कि लेक विक्टोरिया एक फ्रेश वाटर लेक है। ये मीठे पानी की झील है, यानी कि इसका पानी मीठा है, मीठा पानी है। और फ्रेश वाटर में ये विश्व में सेकंड लार्जेस्ट लेक है, पूरे विश्व में सेकंड लार्जेस्ट लेक है।
विश्व में, वर्ल्ड में, संसार में ये दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी में। तो अफ्रीका की तो सबसे बड़ी झील है, लेकिन मीठे पानी में विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली झील हम जब नॉर्थ अमेरिका करेंगे तो आपने लेक सुपीरियर पढ़ा होगा। सुपीरियर झील विश्व में पहले स्थान पे आती है फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में। और विक्टोरिया झील विश्व में थर्ड लार्जेस्ट लेक भी है, यानी ओवरऑल तीसरी सबसे बड़ी झील भी है। तो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी झील, मीठे पानी में दूसरी सबसे बड़ी झील, और अफ्रीका में पहली सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो और लेक विक्टोरिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से नाइल रिवर, नील नदी भी निकलती है। याद करो, इसी से हम निकाल रहे थे, अगर आपको याद होगा तो लेक विक्टोरिया आपको याद होगी। यहाँ से व्हाइट नाइल निकल रही थी, यहाँ से ब्लू नाइल आकर मिल जा रही थी, और आके नील नदी ये बन रही थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा अफ्रीकी जनजाति नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी ट्राइब, समुदाय, कम्युनिटी ऐसी है जो अफ्रीका की नहीं है, आपसे यह पूछा जा रहा है। जूलू नहीं है, मसाई नहीं है, सैन बुशमैन नहीं है, या फिर लेप्चा नहीं है। देखो, जूलू साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, तो ये तो अफ्रीका की जनजातियां हैं, तो यह आंसर नहीं हो सकता। आपसे पूछ रहा कौन सी नहीं है। मसाई केन्या में पाए जाते हैं, केन्या भी अफ्रीका का ही देश है, तो ये वहां की है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सैन बुशमैन, बुशमैन आपके कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, यानी बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के देश में, कालाहारी डेजर्ट में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कालाहारी जो रेगिस्तान है वो आपका अफ्रीका में ही, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक ही आंसर बचा लेप्चा। लेप्चा एक्चुअल में आपको इंडिया के हिमाचल रीजन में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेप्चा जनजाति आपको नेपाल में मिल जाएगी, लेप्चा जनजाति आपको भूटान में मिल जाएगी। तो अफ्रीका में लेप्चा नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। शायद लेप्चा की इमेज लेकर आया हूँ, ये देखो, ये रहे लेप्चा नामक पीपल, यानी लेप्चा नामक समुदाय। तो ये आपको हिमालय रीजन में दिखाई देते हैं, सिक्किम में, दार्जिलिंग में, ठीक है, आप नेपाल में, भूटान में, हिमाचल के उस एरिया में। तो लेप्चा जो समुदाय है वो इंडिया, भूटान, नेपाल के आसपास पाया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका में एक ही ट्राइब ऐसी है जो नहीं पाई जाएगी, वो है इनमें से लेप्चा। बाकी हमें ये भी पता लगता है कि ये तीनों की तीनों ट्राइब अफ्रीका की हैं, तो इससे भी आपका क्वेश्चन ठीक बन जाएगा। सवाल नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रेगिस्तान सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है? बताओ, सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है, वो आपसे ये पूछ रहा है। और हॉट में, गर्म में, अगर हम आर्कटिक को एक रेगिस्तान माने, अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माने, तो आर्कटिक और अंटार्कटिका तो आपके ऊष्म हो गए, गर्म हो गए, सॉरी कोल्ड हो गए, शीत हो गए, ठंडे हो गए, अगर माने तो अगर इनके भी बात देखो तो तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो सहारा है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, अगर आर्कटिक और अंटार्कटिक को रेगिस्तान मानते हैं तो। और हॉट में, गर्म में सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा हम ये बोल सकते हैं लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये मरुस्थल है। और सहारा की आप लोकेशन देख लो जरा एक बार, ये पूरा अफ्रीका का मैप है, और अफ्रीका के मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये सहारा रेगिस्तान है। ये देखो ऊपर लगभग सहारा रेगिस्तान है ये। तो हॉट है सहारा रेगिस्तान, गर्म है, और सहारा डेजर्ट 11 देशों में स्थित है लगभग। ये 11 देशों में स्थित है अफ्रीका के। और हॉट है, ये गर्म रेगिस्तान है, उष्ण रेगिस्तान है। हॉट है, गर्म रेगिस्तान है ये, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। एक्चुअल माउंटेन की जगह होना चाहिए पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी है, और केन्या दूसरे नंबर पे आती है, यानी केन्या अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट चोटी, सेकंड हाईएस्ट है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मैप में जरा आप इसको देखो, अगर कहीं दिख जाए तो, शायद मैप लेके, हाँ जरा देखो, ये अफ्रीका का मैप है, और अफ्रीका के मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये रहा माउंट किलिमंजारो। ये माउंट किलिमंजारो है जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो 2 देशों की सीमा पर स्थित है। मतलब अगर हम माउंट किलिमंजारो की बात करें तो इसका कुछ भाग केन्या में है और तंजानिया में है। 2 देशों की सीमा पर यह स्थित है।
फिर भी मुख्यतः तंजानिया को स्टार बनाना मुख्य भाग इसका तंजानिया नामक देश में पड़ता है। ठीक है, तो एक ऐसी छोटी जो कि दो देशों की सीमाओं पर स्थित है वो आपकी होगी माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जैसे इसमें लिखे हैं रॉकी, तो रॉकी और कोलोराडो ये दोनों आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, हम वहां पढ़ेंगे इसे उत्तरी अमेरिका में। बाकी माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ही है, वो पहले नंबर की है और केन्या दूसरे नंबर की है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अफ्रीका का को यूरोप से अलग करता है? अच्छा ये चलो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे पहाड़ों से याद आया, जरा एक मैप आप देखना, देखो ये रहा अफ्रीका के एक फेमस माउंटेन और हैं, एक फेमस माउंटेन और है, तो ये एटलस माउंटेन। जैसे एशिया में इंडिया में हिमालय है, वैसे ही अफ्रीका में एटलस के पहाड़ है। ठीक है, तो एटलस के पहाड़ भी याद रखना कहाँ पर है, अफ्रीका में। इथोपिया की उच्च भूमियां भी अफ्रीका में है। ठीक है, इथोपिया की उच्च भूमि भी आपको अफ्रीका में है। चलिए, सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, इनमें से कौन है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है? सुएज नहर, सुएज कैनाल, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, इस्तमस ऑफ सुएज यानी कि सुएज का छलडमरू मध्य, या फिर सिनाई पेनिनसुला, सिनाई का प्रायद्वीप। आंसर लगा लो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी ऐसा है जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, मैप आप जरा देखो एक बार, कहीं तो लेकर आए होंगे यार हम, अफ्रीका के मेन मैप में दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखो, इस मैप को देखो जी आप, ये नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है आप साफ साफ देख सकते हैं, ये अफ्रीका है, और यहाँ नाइल रिवर पानी छोड़ रही थी भूमध्य सागर में, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के ऊपर ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, ये यूरोपीय महाद्वीप है। अब इसी को जूम करके जरा एक बार देखो तो आपको और सही लगेगा। ये अफ्रीका है, ये मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर है, और ये यूरोप है। तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। तो दो कॉन्टिनेंट को अलग करने वाला सागर जो अफ्रीका के ऊपर है वो भूमध्य सागर है। ठीक है, यहीं अगर हम इस मैप में मतलब लोकेशन की बात करेंगे, एक और जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें स्वेज कैनाल को जरा आप समझो अच्छे से, स्वेज कैनाल को आप और अच्छे से समझोगे। देखो ये यहां स्वेज कैनाल है, ये स्वेज नहर है, ये स्वेज कैनाल है, ये स्वेज नहर है, और स्वेज नहर रेड सी लाल सागर को जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के साथ। तो भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, और हम ये बोल सकते हैं कि स्वेज नहर मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, जो विश्व की सबसे लंबी नहर है। तो स्वेज कैनाल आपस में जोड़ती है मेडिटेरेनियन सी को विद रेड सी यानी कि लाल सागर के साथ। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, जो इजिप्ट यानी कि मिस्र नामक देश में पड़ती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16, विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर स्थित है? देखो विक्टोरिया झील अभी हमने पढ़ी, अब विक्टोरिया पानी का झरना जलप्रपात से क्वेश्चन आपका बन रहा है। विक्टोरिया नामक पानी का झरना किस नदी के ऊपर स्थित है? आपकी जाम्बेजी पर है, कांगो पर है, नील पे है, या नाइजर पे है? तो विक्टोरिया आपकी जाम्बेजी रिवर या जाम्बेजी नदी के ऊपर बना हुआ ये अफ्रीका का सबसे बड़ा पानी का झरना है, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया नामक पानी का झरना। इसका मैप होगा किलिमंजारो, ये इस मैप में आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। देखो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी बहती है, जाम्बेजी रिवर, और ये विक्टोरिया फॉल, ये विक्टोरिया नामक पानी का झरना है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों के बॉर्डर पर है, लेकिन इसके ऊपर जिम्बाब्वे का अधिकार है। तो मैं बोल सकते हैं कि विक्टोरिया वाटरफॉल जो जाम्बेजी नदी पर तो है, लेकिन देश कौन सा है? जिम्बाब्वे है। तो विक्टोरिया नामक पानी की झील भी अफ्रीका में है, और विक्टोरिया पानी का झरना भी अफ्रीका में, जो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। ओग्रे बीज जलप्रपात है ना, ओग्रे बीज नामक पानी का झरना किस नदी के ऊपर स्थित है? ऑरेंज, नील, जायरे और जाम्बेजी। तो ऑरेंज रिवर,
ऑरेंज नदी पर ओग्रा बीच नामक वाटरफॉल बना हुआ है और ये साउथ अफ्रीका में है, यानी दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम तीसरी बात कर रहे हैं इस सेशन में, इस क्लास में। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बहुत बता चुका हूं कि दक्षिण अफ्रीका में जो ऑरेंज नदी जो बहती है, ये देखो ये रहा ओग्रे बीच वाटरफॉल, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये पानी का झरना, ठीक है। और जो कि आपको साउथ अफ्रीका के मैप में, जैसे ये पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका के मैप में यहाँ ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑरेंज रिवर, ऑरेंज नदी, तो वो साउथ अफ्रीका का मैप में आपको दिखाता हूँ। ऑरेंज रिवर शायद आपको दिखाई दे जाएगी, ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का मैप अलग से है। और इस दक्षिण अफ्रीका के मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑरेंज रिवर बह रही है, ऑरेंज नदी, और ऑरेंज नदी के यहाँ पर ये ओग्रा बीच वाटरफॉल है जो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। सवाल नंबर 18, इन जनजातियों को आपस में रेगिस्तान के हिसाब से मिलाना है। तो 18 नंबर सवाल में कमेंट बॉक्स के लिए एक आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, HW कार्य, आराम से इंटरनेट नेट की हेल्प लेके इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। सवाल नंबर 19, एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका है। अफ्रीका दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। जैसे मैं आपको बता दूं, एशिया तो आपका हो गया पहले नंबर का, अफ्रीका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा यानी 7वें नंबर का है, और चाइना एक देश नहीं है, मतलब एक कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक देश है, तो इसका आंसर का कोई मतलब नहीं बनता। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का है, मतलब जो सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में पाया जाता है वो कैसा है, कोल्ड है, हॉट है, सेमी एरिड है, अर्धशुष्क है, नन ऑफ दी अबव। तो अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि अफ्रीका का सहारा जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वो एक प्रकार का हॉट डेजर्ट है, ये एक प्रकार का गर्म या ऊष्म रेगिस्तान है, और ये विश्व का लार्जेस्ट डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लार्जेस्ट डेजर्ट है। हॉट में तो सबसे बड़ा है ही, वैसे भी ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अगर हम आर्कटिक और अंटार्कटिका को डेजर्ट नहीं मानते हैं तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। तो एक तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इस 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। और अफ्रीका का पूरा मैप एक बार देख लेना, जो भी मैंने कुछ आपको यहाँ पे दिखाया है। जो बच्चे नए हैं वो यूट्यूब पर दीपक शर्मा सर जी के GS के नाम से यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें, इसे आप कर लें ज्वाइन। इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ज्योग्राफी की 2 क्लास मतलब आ चुकी हैं, तीसरी क्लास आज ही अफ्रीका की आपकी इसमें ऐड कर दी जाएगी। तो जिन बच्चों ने ज्योग्राफी का इंट्रो और एशिया कॉन्टिनेंट नहीं देखा है वो देख ले, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट मैंने आपको आज करा लिया, नेक्स्ट में आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी हो जाएगा। और हाँ, एक क्लास में वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स, महत्वपूर्ण नदियों के ऊपर कराऊंगा। ठीक इसी प्रकार के पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट है, 7 वीडियोज इसमें आ चुकी है, टॉपिक वाइज 7 वीडियोज, ठीक है। और पॉलिटी बहुत जल्दी इसमें 4-5 वीडियो और आके पॉलिटी की पहली प्लेलिस्ट सीरीज को मैं समाप्त कर दूंगा, एंड कर दूंगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप GS बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF वीडियो के लिंक सब कुछ आपको वहीं मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ कहना हो, शिकायत हो, कुछ रह गया हो, कुछ भी हो, डाउट, कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट बॉक्स में आप उसे अवश्य लिख दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।